लोड बैलेंसर की हम बात कर रहे थे। लोड बैलेंसर नॉर्मली क्या काम करता है? लोड बैलेंसिंग का सिंपल काम जो AWS के अंदर होता है उसको हम ELB कहते हैं, इलास्टिक लोड बैलेंसर, क्योंकि ये इलास्टिसिटी पर होता है। जैसे जैसे लोड इस पर बढ़ता है वैसे वैसे अपने आप को ये मैनेज कर रहा होता है। तो हमने कोई मशीन या कोई बनाना नहीं होता। इलास्टिक लोड बैलेंसर एक कंपोनेंट है, सैस सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस आप कह लें, ठीक है ना। या आप सिंपल इसको प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस आप इसको कह सकते हैं, जिसके अंदर आधा काम ये करके देता है, आधे काम की कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड बनाना, सर्टिफिकेट लगाना, ये सारे काम। लोड बैलेंसर की जो सर्विस है इसके प्राइमरी जो है ना वो 3 काम है। नंबर 1, आपकी जो ट्रैफिक आ रही है उसको बैलेंस करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना एक या एक से ज़्यादा मशीनों के ऊपर। नंबर 2, जो सर्टिफिकेट होता है जिसको हम SSL सर्टिफिकेट कहते हैं, सिक्योर सॉकेट लेयर सर्टिफिकेट, उस सर्टिफिकेट को जो है वो यहाँ पे कनेक्ट कराना, क्योंकि मशीन पे डायरेक्ट सर्टिफिकेट कनेक्ट नहीं हो सकता, तो उसको जो है वो लोड बैलेंसर पे कनेक्ट करवाना होता है। नंबर 3, अब तीसरे नंबर पे क्या है? तीसरे नंबर पे सर, है, हाँ बोले। मशीन पे सर्टिफिकेट कन्फिगर क्यों नहीं हो सकता? अगर मशीन के ऊपर वेब सर्वर चल रहा है तो क्यों नहीं होगा? नहीं, यहाँ पे जो मैं सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ ना वो सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ जो AWS आपको एज अ कंसोल देता है, जिसको हमारी ज़बान में अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर या ACM कहते हैं, यानी कि एज अ सर्विस दे रहा है। आप जो बात कर रहे हो उसमें होता है कि वो सर्टिफिकेट की चेन डाउनलोड हो जाती है और हम मशीन के अंदर जाके उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, जैसे IAS में करते हैं या यूबंटू अपाची में करते हैं हम लोग, जैसे कि लेट्स एनक्रिप्ट के सर्टिफिकेट्स होते हैं या इस तरह के। मैं जिस सर्टिफिकेट की बात कर रहा हूँ वो है जो AWS अपना देता है अमेजोन सर्टिफिकेट मैनेजर से, फ्री ऑफ कॉस्ट, ना लगाने का झंझट ना खरीदने का झंझट। AWS खुद देता है आपको पूरे साल के लिए फ्री, आप लोड बैलेंसर पर लगा दें और चला दें उसको। अंदर पोर्ट 80 चल रही होगी, बाहर 443 होगी, ये उसकी उसकी बात कर रहा हूँ। तो 3 फायदे मैंने बता दिए लोड बैलेंसर के। फायदा नंबर 1, अगर आपको अपना ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट करना हो एक या एक से ज़्यादा मशीन पर। फायदा नंबर 2, अगर आपने SSL सर्टिफिकेट को इसके ऊपर लगाना हो वाया लोड बैलेंसर, कि आपकी मशीन के ऊपर जो साइट चल रही है उसके ऊपर ताला बना आ जाए, सिंपल। फायदा नंबर 3, अगर आपको HTTPS से HTTP में कन्वर्ट करना है या HTTP से HTTPS में कन्वर्ट करना है आपको, कि ट्रैफिक बाहर से HTTPS पर आए और अंदर HTTP पर आ जाए, क्योंकि सर्वर के अंदर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पोर्ट 80 पर रिसीव करेगा एज अ लिसनर, लेकिन बाहर से जब आप उसको खोलेंगे तो वो पोर्ट 443 पर खुलेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा, मतलब ट्रांसफ़र कर देगा पोर्ट 80 के ऊपर। उस पर्पज़ के लिए भी आप लोड बैलेंसर को यूज़ करते हैं। चौथा, ऑटो स्केलिंग है, लेकिन वो मैं फ़ायदे में नहीं डाल रहा, क्योंकि ऑटो स्केलिंग भी कोई ना कोई मशीन बना के ही डालेगा, जिसको हम ऑलरेडी फ़ायदा नंबर 1 में देख चुके हैं। तो 3 फ़ायदे आपने याद रखने हैं। बहुत सारे लोग मशीनें एक से ज़्यादा नहीं बनाते, वो कहते हैं हमारी मशीन एक ही है तो हम लोड बैलेंसर क्यों यूज़ करें। इस क्यों का जवाब मैंने दे दिया बकिया 2 रीज़न के ऊपर। फ़ायदा नंबर 2, सर्टिफिकेट लगाना है। फ़ायदा नंबर 3, HTTPS से HTTP में या HTTP से HTTPS पे कन्वर्ट करना है आपको। उसके लिए हम लोड बैलेंसर की सर्विस को यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करते हैं वो हम आगे देखेंगे। यहाँ तक कोई सवाल है किसी साथी का तो पूछ ले भाई। सर, इसको SSL ऑफलोडिंग। करेक्ट, यही ऑफलोडिंग, वो मेरे दिमाग में लफ्ज़ नहीं आ रहा था। SSL ऑफलोडिंग मुझे करनी होगी तो मैं इसके ऊपर करूँगा आके। वो SSL ऑफलोडिंग अंदर नहीं होगी, अगर अंदर होती तो अंदर मैं पोर्ट 80 यूज़ ना कर रहा होता, पोर्ट 443 यूज़ करता, जिसको हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन कहते हैं SSL के ऊपर। सर, इसके अंदर एक बात ये बताइएगा कि इसके अंदर क्या कोई वेब वाले फीचर्स होते हैं? क्योंकि नॉर्मली जो हम नेटवर्क लोड बैलेंसर है बहुत सारे वो वेब के फीचर्स के साथ आते हैं। इसके अंदर भी कोई वेब के फीचर्स हैं? अभी इस बारे में मैं रोकता हूँ आपके सवाल को कासिम। अभी हम आधे घंटे में जब इसके फीचर पढ़ेंगे ना शायद आपको जवाब मिल जाए उसके अंदर। आप लिख लो पॉइंट इसके ऊपर, मैं अपनी प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ तो मे भी आपको उसके अंदर आपका जवाब मिल जाए, क्योंकि आगे फीचर आने वाले हैं। आगे तीनों लोड बैलेंसर आएंगे, एप्लीकेशन लोड, क्लासिक लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर और नेटवर्क लोड बैलेंसर। मैं तीनों का फ़र्क भी बताऊंगा, क्यों क्या कैसे में, बहुत बारीक और एक फ़र्क है। और है गेटवे लोड बैलेंसर। गेटवे लोड बैलेंसर है बट अमूमन हम उसको यूज़ नहीं करते, मतलब मैंने पर्सनली अभी तक उसको यूज़ नहीं किया। सर, वो तो वो थर्ड पार्टी अप्लायंसेस के वो साथ होता है थर्ड ना? पार्टी अप्लायंस और फायरवॉल के लिए होता है। तो मैं सऊदी मिनिस्ट्रीज के साथ भी 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, वो अपनी डायरेक्ट फायरवॉल लगा लेते हैं। तो गेटवे लोड बैलेंसर थोड़ा महंगा पड़ता है उनको, इसलिए वो अमूमन यूज़ नहीं करते। तो थ्योरेटिकल तो मैं जानता हूँ बट प्रैक्टिकली अभी तक यूज़ करने का मौका इसलिए नहीं मिला, क्योंकि वो हमारे जो कस्टमर्स हैं वो उसको बेहतर नहीं समझते, उसकी जगह पे उनके पास अपनी फायरवॉल्स मौजूद हैं।
इस वजह से। खैर हम, जो फॉर्टी वगैरह F5 वगैरह की जो लगती हाँ है मेरे पास जितने कस्टमर है कासिम, वो सब के सब पोलो ऑल्टो 40 गेट पे खुश हैं सारे। और लोड बैलेंसर अगर उनको जाती लगाना, तो क्योंकि अरबी हैं, अरबी डबल डबल लेयर भी लगाते हैं, उनका शौक है कि एक लेयर आए फिर अंदर वाली लेयर आए, तो वो F5 या A10 लोड बैलेंसर पे खुश होते हैं, इसलिए वो गेटवे पे जाते ही नहीं है वो। ठीक। ठीक है, चले आगे चलते हैं। मैं इस सर्विस के बारे में बताऊंगा, तो आप लोगों के जो सवाल हैं वो आप पूछ सकते हैं। देखिए सिंपल लोड बैलेंसर की डेफिनेशन क्या है। लोड बैलेंसर आप सिंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, मैंने आप लोगों को मालूम है मैं स्लाइड रीड नहीं करता नॉर्मली, मैं उसको सिंपल ज़बान में बताता हूँ ताकि आपको आसान ज़बान में समझ में आ जाए। इतनी लंबी स्लाइड, इतनी लंबी दास्तान लिखने का मकसद सिर्फ ये होता है कि बहुत सारी बातें मैं अपनी बातों में नहीं बोल पाता, वो यहाँ लिखा होता है कि आपने कंटेनर चलाना है, किस किस के पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। EC2 इंस्टेंस है, कंटेनर है, IP एड्रेस है, मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन बहुत ज़रूरी है। मुझे याद आ रहा है नुमान या जफ़र भाई ने पूछा था VPC बनाते वक्त कि यार हम मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन या डाटा सेंटर क्यों बनाते हैं, एक ही सबनेट यूज़ कर लें। यहाँ पे उसका जवाब है, अगर आप पब्लिक लोड बैलेंसर यूज़ कर रहे हैं तो 2 पब्लिक सबनेट चाहिए अलग अलग डाटा सेंटर में, उन्हें बनाने ही नहीं देगा, आपको एरर दे देगा। और अगर आप प्राइवेट बना रहे हैं तो प्राइवेट सबनेट्स चाहिए। अब तो नुमान और जफ़र भाई आप लोग को प्राइवेट और पब्लिक सबनेट्स का कॉन्सेप्ट कुछ हद तक क्लियर हो गया होगा, अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो। नहीं ये मेरी तरह से क्लियर है, अच्छा हो क्लियर है। हाँ तो नहीं नहीं, वो सबनेट वाला पार्ट है। करेक्ट। मैं सोल्यूशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहा हूँ कि बहुत हाँ, सारे वो लोगों का तो हम लोग सवाल डिजाइन आते करते ही हैं। है ना। हाँ, बहुत सारे लोगों का सवाल आता है 2 क्यों बना रहे हैं, एक में ही चला लें। तो यहाँ पे वो 2 वाली बात आई। मशीन के अंदर 2 की एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता, क्योंकि नुमान ने हमारे साथ मशीन बनाई है, कासिम ने बनाई है, ठीक है ना। आप लोग को पता है कि मशीन किसी एक सबनेट पर बनती है, 2 मिला तो होता है, लेकिन बनाते किसी एक ही सबनेट पर है। ऐसा है नुमान, हम दोनों यूज़ नहीं करते इसके ऊपर, ठीक है जी सर। लेकिन लोड बैलेंसर पर जब आप आते हो, तो लोड बैलेंसर पर आपका सवाल मुझसे होना चाहिए, सर 2 सबनेट क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, लोड बैलेंसर जो होता है ना, मल्टी एजी होता है। क्यों? इसको तमाम मशीनों को देना है एक्सेस ना। और जब लोड बैलेंसर आता है ना, तो ये कंप्लीट आपका 3 टियर आर्किटेक्चर, वही सोल्यूशन डिज़ाइन वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है यहाँ पे। इसमें फ्रंट एंड, क्वेरी अगर मैं हाँ करूँ हाँ, आपके नहीं नहीं, अब इसकी ओके। क्यूरी साथ साथ करते रहे। अगर वो हाँ, क्यूरी तो ये इसमें क्या होगी तो मैं रोक दूंगा, जैसे मैंने कासिम को रोका है, और अगर इससे हटकर होगी तो मैं फौरन जवाब दे दूंगा। नहीं मैं लोड बैलेंस के बारे में पूछ रहा हूँ कि लोड बैलेंसर जो होता है वो सेम टाइप के 3-4 सर्वर लगे हुए हैं, उनके लाइक उनकी फंक्शनैलिटी को सेम फंक्शनैलिटी के सेम मैं 4 सर्वर लगा दिए, उसके ऊपर हम लगाते हैं या कहीं और लगाते हैं? लोड बैलेंसर रूल क्या होता है? लोड बैलेंसर का काम उस दुकानदार के मालिक की तरह है कि कस्टमर उसके पास आएगा, सर मुझे जूता दिखा दें, और दुकानदार बोलेगा भाई जफ़र ज़रा फला कस्टमर को आप ट्रीट कर लो, नुमान बिजी है। लेकिन सही बात। नुमान और जफ़र का ओहदा सेम है, लेवल सेम है, सैलरी सेम है, टाइमिंग same। सेम है। लेकिन नुमान बीमार हो गया तो नुमान को रिप्लेस फौरन कोई और कर देगा, ये मालिक का काम है। तो लोड बैलेंसर के पीछे मशीन अगर अनहेल्दी हो जाती है, अनहेल्दी का मतलब जिस सर्विस पे आप, जिस पोर्ट पे आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पोर्ट 80 पर, उस पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा, चाहे सर्वर का मसला हो चाहे अंदर की एप्लीकेशन का मसला हो, वो उसको अनहेल्दी बीमार डिक्लेयर करके साइट पे कर देगा और उसी जगह नया सर्वर फौरन ले आएगा। जी अच्छा जफर। उस्मान, हम नॉर्मली जो है जब हम सोल्यूशन डिजाइन करते हैं कस्टमर का, वहाँ पे जब परफॉर्मेंस के इश्यूज आते हैं ना, तो वहाँ पे लोड बैलेंसिंग की बात आती है, लेकिन हमने कभी भी मल्टीपल सर्वर नहीं रखे। क्या मतलब उसका? देखिए मल्टीपल सर्वर, वही मैंने बताया अभी जो हमेशा हमने नहीं आप, रखे। हाँ जब आप लोड बैलेंसर की वो पढ़ रहे हैं ना मुझसे प्रेजेंटेशन, तो अपने माइंड में बार बार वो शुरू की 3 बातें याद रखिएगा कि लोड बैलेंसर का मकसद सिर्फ लोड बैलेंसर नहीं है, 2 और काम भी है। मेरे 10 में से 9 कस्टमर एक सर्वर चलाते हैं खाली सिंगल, वो लोड बैलेंसर को उस पर्पस के लिए यूज ही नहीं करते 2-2 3-3 4-4 सर्वर, लेकिन उनको सर्टिफिकेट का चाहिए होता है और चीज़ें होती हैं। अब यहाँ पर एक और बात भी समझ लें आप लोग, लोड बैलेंसर पब्लिक सबनेट पर बनाया जाता है अमूमन, क्यों? ट्रैफिक बाहर से आनी है। लेकिन क्या लोड बैलेंसर पर डायरेक्ट ट्रैफिक आती है? कोई साथी बताएगा मुझे, लोड बैलेंसर डायरेक्ट ट्रैफिक एक्सेप्ट करता है क्या बाहर से, या इसके आगे कुछ और कोई सिक्योरिटी गार्ड या कुछ फायरवॉल या कुछ लगा होता है? जी लाइक राउटर्स यूज होते हैं डायरेक्ट ट्रैफिक को लेकर के राउट करने के लिए। वो तो राउट और हो गए, लोड वो तो राउटर हो बैलेंसर गए। जो हो गया, लोड बैलेंसर जो हो गया, वो दो सर्विसेज के दो सर्वर्स दरमियान हो गया ना। लाइक मैं डेटाबेस का लोड डिवाइड कर रहा हूँ, या मैं आपने कोई सर्विस में डिप्लॉय की हुई है उसका लोड डिवाइड कर रहा हूँ। एक सर्विस है लाइक वो बल्क अपलोड प्रोसेस करता है। अब मेरे पास पीछे बहुत सारे एमटीओज फाइलें भेज रहे हैं, तो मैंने 4 सर्वर लगा दिए या 2 सर्वर लगा दिए, फॉर एग्जाम्पल 4 बहुत बड़ी बात है, 2 सर्वर लगा दिए कि भाई ठीक है जी ये 50 फाइलें एक साथ अपलोड पे आ गई हैं, तो आप इनको डिवाइड कर लेना लोड को। इस स्कोप के लिए हम लोड बैलेंसर लगाएंगे। लेकिन अगर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना है कि लाइक फॉर एग्जांपल
एक सर्वर किसी वजह से डाउन हो गया या एक सर्वर अवेलेबल है, तो अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं राउटर यूज करूंगा। मैं इसको थोड़ी नहीं, काफ़ी हद तक सही है। मैं सोल्यूशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता देता हूँ। लोड बैलेंसर का जो ये वाला लोड बैलेंसर का फीचर हम पढ़ रहे हैं, ये एप्लीकेशन सर्वर के लिए है, डेटाबेस के लिए नहीं है ये। और तो हमारे लिए ट्रांसपेरेंट ही होगा ना, हमारे लिए अपनी सर्वर ही है ना। पहले बैक लगती है। हाँ, तब यार दो बातें मिक्स हो गई। जफर वाली पहले वाली बात पे क्लियर कर लूँ कि लोड बैलेंसर जब आप लगाते हैं तो इसको आगे सिक्योर करने के लिए पहली बात तो ये है कि लोड बैलेंसर ये कोई सर्वर नहीं है, याद रखिएगा, ये एक कंपोनेंट है। यानी कि AWS हमें एज अ सर्विस दे रहा है ये, हम अपना कोई सर्वर नहीं बनाते, ठीक है। तो इसमें ये परेशानी की बात तो नहीं है कि इस सर्वर में कौन सी मतलब इंजन लगाऊं। अप्लायंस तो नहीं कहते, अप्लायंस वो होती है जो आप AWS की मार्केट प्लेस से खरीदते हैं। नहीं, मार्केट प्लेस से खरीदते हैं। AWS में हम जब मशीन बना रहे तो आपको याद होगा एक मार्केट प्लेस का ऑप्शन था जो हमने नहीं किया, लेकिन मार्केट प्लेस का ऑप्शन होता है उसके अंदर। वर्डप्रेस का सर्वर आप बना सकते हैं या कोई भी ऐसा सर्वर आप ले सकते हैं मार्केट प्लेस से। साथ आप एक और पॉइंट लिखिएगा ज़रा, साथ एक पॉइंट लिखिएगा कि हमने, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, साथ हमने ऑटो स्केलिंग में एक और लैब करनी है, हमने मार्केट प्लेस से वर्डप्रेस का सर्वर उठाना है, कोशिश करनी है। तो एक मार्केट प्लेस का टच आप लोग को मिल जाएगा। एक तो हमने कस्टम EMI बनाई है। मार्केट प्लेस से वर्डप्रेस की बजाय अगर मार्केट प्लेस से आप कुछ फायरवॉल वगैरह लेके, फायरवॉल का प्रॉब्लम है ना जफर भाई, फायरवॉल का प्रॉब्लम ये है कि मैं बताता हूँ, देखिए इस लैब, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, नहीं यहाँ पे अप्लायंस का मकसद वो नहीं है। पहली बात तो ये, मुझे लोड बैलेंसर की एक लैब करानी है कि लोड बैलेंसर पर एक फ्रंट एंड की कोई एप्लीकेशन खुल जाए। अब वो एप्लीकेशन नॉर्मली हम वर्डप्रेस या इंजन या यूबंटू यूज़ करते हैं। फायरवॉल लोड बैलेंसर के पीछे इसलिए नहीं लग सकती क्योंकि फायरवॉल इटसेल्फ एक फायरवॉल के तौर पे इस्तेमाल होता है, लोड बैलेंसर सॉरी, तो इसके पीछे फायरवॉल नहीं लगती। फायरवॉल हमेशा फ्रंट एंड लगती है। मैं स्पेसिफिक लोड बैलेंस की बात नहीं कर रहा, फिर जनरल बात कर रहा हूँ कि जो आप वो लेंगे ना मार्केट प्लेस से, तो कोई फायरवॉल वगैरह का या किसी अप्लायंस का अगर जो है ना कोई लैपटॉप वो ले नहीं सकता ना, मैं वही बता रहा हूँ। एक तो उसका नहीं, बात एक्सपेंसिव की भी नहीं है, ये कोई सोल्यूशन डिज़ाइन बनेगा नहीं ना, क्योंकि जो भी फायरवॉल वहाँ से उठाया जाता है ना वो लोड बैलेंसर को रिप्लेस करता है, इसके पीछे नहीं आता कभी भी। बहुत सारी दुनिया भर में लोग कहते हैं कि हमें AWS का लोड बैलेंसर जो डिफ़ॉल्ट है नहीं चाहिए, मुझे पोलो अल्टो चाहिए, FortiGate चाहिए, ट्रैफिक डायरेक्ट उसके ऊपर आए और वहाँ से अंदर जाए, जिसको हम एज फायरवॉल कहते हैं या एज नेटवर्क कहते हैं। तो लोग इसको रिप्लेस करते हैं। तो इसके साथ सोल्यूशन डिज़ाइन का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनता। इसके पीछे हमेशा एप्लीकेशन सर्वर आता है, इसके पीछे कभी भी नेटवर्क फायरवॉल या चीज़ें नहीं आती हैं। क्यों? क्योंकि अगर इसके पीछे आएंगी तो डबल लेयर हो जाएगी और आपका पैकेट लॉस होना शुरू हो जाएगा इसके ऊपर। अच्छा, दूसरी जो सिक्योरिटी की बात हो रही थी वो भी मैं रिपीट कर देता हूँ। इन तरह के लोड बैलेंसर के आगे एक तो पोर्ट 80 या 443 ही खोला जाता है। अमूमन 443 होता है क्योंकि वो SSL से इनक्रिप्ट होता है, आपका जो इनक्रिप्शन इन ट्रांजिट होता है उससे होता है। दूसरा, इसके आगे वैफ लगाया जाता है, वैफ में रूल्स लगते हैं। और सिक्योर करना है तो आप शील्ड भी लगाते हो जो कि DDoS अटैक्स को प्रोटेक्ट करता है। तो DDoS और वैफ के लिए हम वैफ और शील्ड यूज़ करते हैं, और SSL टर्मिनेशन या ऑफलोडिंग के लिए हम SSL सर्टिफिकेट यूज़ करते हैं, जो AWS की एक थर्ड पार्टी एक सर्विस है ACM, अमेजॉन सर्टिफिकेट मैनेजर, वो देता है, उसके साथ हम लगाते हैं। तो हमारा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा जो फ्रंट एंड है वो सिक्योर हो जाता है। लोड बैलेंसर हमेशा पब्लिक पे नॉर्मली बनता है, प्राइवेट पे बन सकता है बट प्राइवेट 2-3 स्टेप लेने के बाद हम बिल्कुल थ्रेट फ्री हो जाते हैं। हाँ ना, 3 स्टेप में खत्म, आपका लोड बैलेंसर रेडी हो गया। वो हम लैब करेंगे। अटैक होते हैं, ये सब होते हैं, वो अटैक इसलिए, हाँ वो अटैक इसलिए होते हैं क्योंकि मैं वही बता रहा हूँ, अटैक सब लगा हुआ है बैंक में। आपने वैफ के रूल्स इनेबल नहीं किए ना। शील्ड आप यूज़ कर रहे हैं DDoS प्रोटेक्शन। देखिए अटैक जो होता है ना वो अमूमन वैफ लेवल पे नहीं होते हैं, अटैक नॉर्मली DDoS अटैक्स होते हैं। सही कह रहा हूँ गलत? कासिम भी बैठे हुए, नुमान भी बैठे हुए, अहमद भी बैठे हुए, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। आप लोग अपनी मुझे वो बता सकते हैं, एक सोल्यूशन डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अटैक हमेशा DDoS अटैक्स होते हैं। DDoS अटैक क्या है? मैं ज़फ़र भाई से इतनी बातें करूँगा कि ज़फ़र भाई कासिम की बात को सुन ही नहीं पाएंगे। एट दी एंड कासिम को ज़फ़र भाई से रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा। दिस इज़ कॉल्ड DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। यहाँ पे लोग सस्ते में वो कहते हैं, वो कहते हैं यार सस्ता वाला DDoS यूज़ कर। आपको पता है शील्ड कितने पैसे लेता है? कोई आइडिया है आप लोगों को? किसी साथी को पता है कि जो AWS का एक माइंडसेट मुझे रफली पता है कि यार $10 लेता होगा, 20 लेता होगा, $1,00,000 लेता होगा आराम से, 20 $2,000 चार्ज करता है इनिशियल।
सकता है। इसके मुकाबले में, इसीलिए मैं वही कह रहा हूँ कि वेफ और शील्ड हम इसमें यूज़ नहीं करते। इसकी जगह पे हमारे 99 भी नहीं, 100% कस्टमर क्लाउड फेयर पे शिफ्ट कर जाते हैं। वो क्लाउड फेयर से $240 का फुल पैकेज लेते हैं, डीडॉस का, वेफ का, सब कुछ अपना डीएनएस वहाँ बाइंड करते हैं और सारी ट्रैफिक इसके ऊपर लेकर आते हैं। तो बॉट, एंटी बॉट सारे वहाँ लगे हुए होते हैं और वो इसको हैंडल कर रहे होते हैं वहाँ से। ठीक है, तो ये तो हो गया पब्लिक पर। लेकिन जो आप सर्वर लगाएंगे, अब सिक्योरिटी की लेयर बता रहा हूँ, उसको आप समझ लें, आगे मैं बताऊंगा, लेकिन मैं अभी ज़बानी बता रहा हूँ। कोई ऐसा साथी है जिसके सर के ऊपर से गुजर रहा हो तो अभी मुझे बता दे प्लीज़। मैं आगे स्लाइड को रीड कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको सोल्यूशन डिज़ाइन समझाना चाह रहा हूँ कि काम किस तरह करता है। तो कासिम मैं साथ, तो बल्कि ये चाह रहा था कि इफ पॉसिबल आपके लिए आपके हाँ स्टाफ से जो है ना, जो लाइक लैब होती है ना, जी क्लास आपका होते हैं थ्योरी की, तो इसमें कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डायग्राम बता करें तो वहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करें कि इस एरिया की बात होगी, ये है ना, ये डायग्राम अभी आ रही है ना, अभी आगे जा रहा हूँ ना, देखे ना, ये आ चलो रहा है चलो सारा। ठीक ठीक सही मैं अभी तक आगे पहुंचा नहीं हूँ जी। कौन है? अहमद जी, पूछे अहमद। जी उस्मान भाई, ये एक्चुअली ये डीडोस हाँ, एप्लीकेशन लेवल पे क्या बोलते हैं, वैप लगता ना ये, नहीं, वैप वेफ के और ऊपर डीडॉस लगाते में हैं या? फर्क है। नहीं, वेफ और डीडॉस में फर्क है। देखे, वेफ है वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। ओएसआई की लेयर का आइडिया है आप लोगों को? बचपन में पढ़ा था हमने हाँ, एप्लीकेशन लेयर, सेशन लेयर, ऐसे, प्रेजेंटेशन। हाँ बिल्कुल। तो मैं उसकी हाँ, जबान में बात करूं तो वेफ का फुल फॉर्म क्या है? वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, यानी फायरवॉल, कि राइट। लेयर 7 की बात हो रही है। उसके ऊपर जो आपकी एप्लीकेशन लेयर है ना, उसको प्रोटेक्ट करता है। डीडॉस हर लेवल पर आ सकता है। डीडॉस का मतलब सिंपल अच्छा, ये अभी हम है। लोगों ने रिसेंटली अपने एप्लीकेशन में जो है ना वेब पे इनेबल करवाया था, हाँ, उसमें उन्होंने करा ये कि हमारी एप्लीकेशन के जितने भी यूआरएल एक्सपोज होते थे ना, उन हर इंडिविजुअल यूआरएल को जो है ना उस वेब पर डाला, वेब के ऊपर, तो हाँ, भी हमारी एप्लीकेशन चलना शुरू हुई। अदरवाइज ऐसे हमारी ही है, एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे ही है। देखें, वेफ में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है ना, जो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, जो इंडस्ट्री में होता है, मतलब वो है वेफ के रूल्स बनाना। महीनों लग जाते हैं वेफ के रूल्स को सीधा करने में। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपको वेफ के रूल्स इनेबल कराने, और मल्टीपल लेवल पे वेफ लगी हुई है, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर में सब जगह इनेबल कराना पड़ेगा, या उसको एक्सप्लिसिट करना पड़ेगा, यानी कि एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि भाई इस पैकेट को आप ना पढ़ो, बाकी सबको पढ़ लो। ये चीज़ देखनी पड़ेगी आपको। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। हाई अवेलेबिलिटी मौजूद है, बता चुका हूँ। हेल्थ चेक क्यों मौजूद होता है? लोड बैलेंसर चेक करता है कि मैं जिस सर्वर पर ट्रैफिक भेज रहा हूँ, उसकी पोर्ट 80 पर, या जो भी पोर्ट आपने दी हुई है, उस पोर्ट के अगेंस्ट में मुझे वहाँ से कीप अलाइव का मैसेज आ रहा है, नहीं आ रहा? अहमद, आप हैंड डाउन कर लें भले, कोई मसला नहीं, या कोई और क्वेश्चन है तो बता दे मुझे। डाउन कर लिया था मैं एक्चुअली। अच्छा, पता नहीं, वो शायद मेरे एंड से, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो हेल्थ चेक है ना, हेल्थ चेक का मतलब अमूमन हम पोर्ट 80 यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आपके पास कोई कस्टम पोर्ट मौजूद है, कोई भी आपका डेवलपर बताएगा, उसके ऊपर से एपीआई उठ के आ रही है, अमूमन एपीआई की कस्टम पोर्ट होती है, तो वो जब एपीआई अंदर से कुछ प्रॉब्लम करेगी ना, उस कस्टम पोर्ट पे रिस्पॉन्ड नहीं आएगा। जैसे ही रिस्पॉन्ड नहीं आएगा, ये हेल्थ चेक क्या हो जाएगा? फेल। जैसे ही ये फेल होगा, ये सर्वर बदल देगा। ये नहीं चेक करेगा कि कितनी देर इंतजार करूं, ये 30 सेकंड के बाद एक और मैसेज भेजेगा, भाई हो सकता है वो फॉल्स मैसेज हो, दोबारा उसको डाउन मिलेगा, फौरन हटा देगा इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसके ऊपर ट्रैफिक आने ही नहीं देगा ये, और नया सर्वर फौरन बना देगा इसकी जगह पे वो, ऑटोमेटिकली, जो ऑटो स्केलिंग के थ्रू बनता है। तो हेल्थ चेक इसलिए फायदेमंद होता है, इसलिए आपको आपके कस्टमर को डाउन टाइम नहीं मिलता कभी भी। सर्वर में, उसमें एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम आया, हो सकता है सर्वर सही हो, एप्लीकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है एप्लीकेशन सही हो, सर्वर में कहीं डाउन आ गया हो सकता है पोर्ट ना खुली हुई हो, किसी भी सूरत में ये उसको हटा के दूसरा दे देगा आपको। सेफ्टी फीचर की बात करें तो, सिक्योरिटी फीचर की बात करें तो, लोड बैलेंसर के अंदर हमारे पास TLS SSL इंक्रिप्शन होती है, ठीक है ना, और ये लोड बैलेंसर ऑफ लोड CPU इंटेंसिव वर्कलोड ये खुद हैंडल करता है सारा। ठीक है, ये है लोड बैलेंसर। देखें, EC2 की ये मशीनें आ गई हमारे पास। इन मशीनों की, आ जाए, इन मशीनों की अगर मैं बात करूं, इन मशीनों की बात करूं तो देखें, ये हटा हुआ है, ठीक है, ये चीज़ हटी हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि ये जो है मशीन डाउन हो गई है, अब इसकी जगह दूसरी मशीन आ रही है, सिंपल, वो ये बात कर रहा है। अच्छा, आगे चलते हैं इसके अंदर। अब ये देखें, लेयर 3, 4 और इसके जो लोड बैलेंसर्स हैं, ये उसकी बात कर रहा है ये। अब इसके अंदर देखें, हमारे पास लेयर 3, 4 लोड बैलेंसर्स आ रहे हैं, ठीक है, और इनके लोड बैलेंसर के साथ अगला स्टेप क्या आ रहा है हमारे पास? ऑपरेशनल मॉनिटरिंग आ रही है।
इलास्टिक लोड बैलेंसर, इंटीग्रेशन, अमेजोन क्लाउड वॉच और सब। प्राइसिंग क्या है, लोड बैलेंसिंग हम लोग जितना यूज़ करेंगे उसके हिसाब से ही पे करेंगे ये। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा कोई बिलिंग के ऊपर कैप होता है क्या? आपने कहा जी मेरे पास अगर बिल फॉर एग्जाम्पल $1000 पहुंच जाए तो उसके बाद बंद कर देना सर्विस, अमूमन ऐसा या होता नहीं है, नहीं अमूमन ऐसा नहीं होता ये, तो अमूमन ये। बिलिंग कैसे मैनेज होगी बजट्स वगैरह, अगर हमें कोई पीओसी करना है, कुछ करना है फॉर देखिए एग्जाम्पल? बिलिंग तो अलग, बजट अलर्ट है। अभी हमने एक कस्टमर का बजट अलर्ट लगाया है, तो वो बजट अलर्ट के ऊपर ही चीज़ें चलती हैं। बजट अलर्ट होगा तो वो आपको बता देगा भाई इस टाइम पर आपका $30 से ऊपर जा चुका है, तो आप देख लें आपने कंटिन्यू करना है या क्या करना है। ये कोई चीज़ बंद नहीं करेगा, ये आपको सिर्फ अलर्ट दे देगा। उस अलर्ट की बेसिस पर आप जो है ना अपना कोई भी जो भी डिसीजन है वो आप आराम से ले सकते हैं, लेकिन ये आप बंद नहीं करेगा ये चीज़ें। अच्छा जी, ऑपरेशनल मॉनिटरिंग बता दिए। प्राइसिंग नॉर्मली $18 से $22 होती है पर मंथ के हिसाब, उसके हिसाब से होती है, आवर के हिसाब से, लेकिन मंथली देखें तो इतनी ही बनती है। अच्छा जी, इसमें आगे मैं चलूँगा मज़ीद। इलास्टिक लोड बैलेंसर सपोर्ट 4 टाइप ऑफ लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर जो ओल्ड मेथड है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। क्लासिक और एप्लीकेशन में बेसिक फ़र्क बता देता हूँ। क्लासिक में बाहर की तरफ भी पोर्ट 80 443 सपोर्ट करता है, अंदर भी पोर्ट 80 और 443 सपोर्ट करता है। एप्लीकेशन लोड बैलेंसर में बाहर पोर्ट 80 और 443 सपोर्ट कर लेता है, मगर अंदर की तरफ वो कस्टम पोर्ट सपोर्ट करता है 80 और 443 के अलावा भी। जैसे आपकी कोई एपीआई चल रही है, सैप आना चल रहा है, उसको सपोर्ट करेगा। नेटवर्क लोड बैलेंसर कौन सा है, बाहर भी कस्टम पोर्ट सपोर्ट करता है, अंदर भी कस्टम पोर्ट सपोर्ट करता है। क्यों? नेटवर्क की जो लेयर है टीसीपी यूडीपी वो सारी हजारों पोर्ट सपोर्ट करती है यहाँ पे। और एक गेटवे लोड बैलेंसर है जो हम फायरवॉल वगैरह के लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब क्लासिक लोड बैलेंसर को मोटा मोटा बता दूं तो ये टीसीपी, एसएसएल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस को सपोर्ट करता है। बस ये लेजेसी मोड है, सबसे पुराना। अगर आप में सिर्फ ऐसे पोर्ट 80 और 443 को करना है, इसको आप कनेक्ट करवा दें। ठीक है, बस इसके ऊपर चल जाएगी ये चीज़ें। अच्छा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के फीचर्स की मैं बात करूं तो ये स्टिकी सेशंस है। ठीक है, लोड बैलेंसर्स हैं। देखें स्टिकी सेशंस का मतलब पता है क्या है? स्पेशली बैंकिंग एप्लीकेशन है, मैंने मोबाइल बैंकिंग खोली हुई है, जब तक मैं उस एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट हूं मुझे वो उस सर्वर पे ही रहने देगा, दूसरे सर्वर पे मूव नहीं करेगा। दिस इज कॉल्ड स्टिकी सेशन। स्पेशली जफर भाई क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में है, इसलिए इनके लिए ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है स्टिकी सेशंस का। यकीनन आप लोग यूज़ कर ही रहे होंगे। अक्सर कस्टमर काम करते करते लॉग आउट हो जाते हैं, वो इसलिए होता है कि स्टिकी सेशन सेट नहीं हुए होते प्रॉपर तरीके से, और कस्टमर बार बार लॉग आउट हो रहा होता है, उसको वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाता है। तो स्टिकी सेशन इनेबल रखना बहुत ये ज़रूरी है। लॉगआउट तो सिक्योरिटी पॉइंट से हम करते हुए हैं। नहीं, वो एक अलग है, वो सिक्योरिटी वाला अलग है। कभी कभार ये होता है कि ये बहुत रेयर होता है क्योंकि कभी अमूमन इस तरह की गलतियां कोई करता नहीं है, लेकिन या फिर वेब के टाइम आउट होते हैं, दो नहीं चीज वो होती है, टाइम आउट अलग है। ये लॉगिन या फिर देखें कुकीज़ वो, का टाइम आउट होता है। हाँ ये अंदर जब कस्टमर काम कर रहा होता है, मैं उस वक्त की बात करूँ, उस वक्त सिक्योरिटी से तो पास होकर आ चुका होता है। अंदर जब कोई एक्टिविटी कर रहा है, कोई ट्रांजेक्शन कर रहा है, कोई बैलेंस चेक कर रहा है, उस वक्त अचानक से लॉकआउट हो गया, बीच में होता था, तो वो जाके हम चेक करते थे, तो हमारा डेवलपर जो कस्टमर का है उसने स्टिकी सेशन ऑन नहीं किए हुए होते या करवाए भी नहीं होते थे, क्योंकि डेवलपर बताता है स्टिकी सेशन की जरूरत है या मैं इंटरनल मैनेज करूंगा। दो तरीके होते हैं, या तो डेवलपर इंटरनली मैनेज कर रहा होता है स्टिकी सेशंस को, या सर्वर के अंदर ये लोड बैलेंसर और सर्वर के दरमियान की मैनेजमेंट होती है। अमूमन हम क्लाउड पे सर्वर लेवल पर ही करते हैं ताकि अंदर की प्रॉब्लम्स ना रहे। ये क्लासिक लोड बैलेंसर की सारी बातें हैं। सर ये मेरे ख्याल से तो ये होता है कि वो जब आईपी चेंज हो जाता है सेशन के अंदर तो वो उसको आउट कर देता है। तो अमूमन ये होता है कि जो इस तरह की कोई एप्लीकेशन होती है उसको लोड बैलेंसर पे नहीं लगाया जाता। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास 49 की फायरवॉल है, तो उसमें 2 ISPs चल रही हैं, तो जो बैंकिंग एप्लीकेशन है उसको किसी एक ही गेटवे से निकालते हैं, 2 से नहीं लोड बैलेंस करते, क्योंकि अगर आईपी चेंज होता है वो उसको बाहर फेंक देता है। नहीं, आप इनग्रेस की बात करो, एग्रेस की बात करो? मैं बात कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग, मेरे पास कोई ऐप है या हाँ वेबसाइट है, हाँ, तो अगर मैं उसको, जैसे मेरी फायरवॉल है, मेरे पास 2-3 ISPs है, राइट, सही तो है। मैंने अगर उसको लोड बैलेंसर मोड में लगाया हुआ है कि वो दोनों तीनों ISPs यूज करे, ठीक है, हाँ तो हाँ अब हाँ, वो एक अलग है। नहीं वो सिक्योरिटी, देखो वही बात है, वो जफर भाई ने वही वाली बात की। वो वेब पकड़ेगा कि यार अभी अभी 5 सेकंड के लिए इस आईपी से आया, फौरन से शफल मार दिया, तो वो जो रोटेशन होती है ना वो उसको पकड़ लेता है, क्योंकि हैकर यही काम करते हैं।
वो अपनी आईपी को कभी भी जो है ना वो स्टिक नहीं रखते, वो हमेशा शफल आईपी से आ रहे होते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। यहाँ वाला प्रॉब्लम अलग है, यहाँ कस्टमर सिक्योरिटी चेक पास करके अंदर आ चुका है, अंदर आने के बाद वो जिस सर्वर पर लोड बैलेंसर ने उसको भेजा था उस सर्वर में कोई प्रॉब्लम आ गया या कुछ मसला आ रहा है तो फौरन उसको जंप करा दी दूसरे पे, ऐसा नहीं होता यहाँ पे। स्टिकी सेशन उस सर्वर के जब तक कनेक्ट है जब तक वो उसके साथ है, हाँ नया सेशन नहीं आने देगा। इसकी एग्जांपल किस तरीके से है कि रात 12 बज चुके हैं, आप चेस पे शॉपिंग कर रहे हो या आप बिन दाऊद पर हो, ठीक है ना, आप बाहर का शटर गिर चुका, अंदर कस्टमर नहीं है, लेकिन क्या अंदर वाले कस्टमर को बाहर निकाल देंगे? नहीं, अंदर वाले कस्टमर को रोकते हैं, उनके सेशन बने हुए होते हैं, वो अपनी शॉपिंग पूरी करके फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकल रहे होते हैं। ये है वो स्टिकी सेशन कि एक बंदा लॉगिन करके अंदर आ चुका है, काम कर रहा है, अपनी ट्रांजेक्शन कर रहा है, जो भी बैंकिंग एक्टिविटी कर रहा है या किसी और भी एक्टिविटी कर रहा है जिसमें लॉगिन एक्टिव होता है, लॉगिन किसी भी किस्म का यूजर नेम पासवर्ड है, वो सेशन स्टिकनेस मांगता है, अदरवाइज वो नहीं कर सकता काम। मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप जो पॉइंट बता रहे हो ना वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वेफ और डीडॉस की प्रोटेक्शन में आता है, दो अलग बातें हैं यहाँ पे। यहाँ तक क्लियर है मेरा? मैं सब यहाँ पर मुझे एक बात बताइएगा कि ये इस जो स्टिकी सेशन है उसको क्या हम लोड बैलेंसर के लेवल पे ऑन कर सकते हैं? कोई हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही वही तो बता रहा हूँ मैं, लोड बैलेंसर लेवल पर। ऑन कर दिया, हाँ मैंने ये अगर ऑन कर दिया और उसके अंदर मेरे पास मल्टीपल चीजें चल रही हैं, ठीक है, लोड बैलेंसर मैं किसी एक सर्वर के लिए तो लूंगा नहीं ना, मेरे पास नहीं ना, मल्टीपल चीज, यही तो बात है। नहीं 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 नहीं, यहाँ यही बात है। ये लोड बैलेंसर का मैंने लगाया है और यहाँ मेरी अपनी उसकी बैंकिंग एप्लीकेशन चल रही है, तो इसके साथ जितने सर्वर होंगे सब पे बैंकिंग एप्लीकेशन चल रही होगी इस लोड बैलेंसर पे। इसका काम ही यही है। यहाँ ये नहीं कर सकता कि यहाँ पे एपीआई चला दे, यहाँ कुछ और चला दे। एपीआई है अलग लोड बैलेंसर, दूसरी चीज़ है अलग लोड बैलेंसर, अलग हिट्स, या फिर इसके टारगेट ग्रुप बने हुए होंगे। टारगेट ग्रुप का मतलब है कि इस लोड बैलेंसर के अंदर एक अलग दुनिया बसी हुई जिसमें 4-5 सर्वर है, उनके ऊपर हिट आएगी और सेशन मूव करेगा तो उन्हीं सर्वर्स के दरमियान करेगा। उसी लोड बैलेंसर में दूसरा हिट आ गया, 4-5 सर्वर का एक अलग डोमेन बना दिया, उसके अंदर अलग काम किया, जिसको हमारे ज़माने में टारगेट ग्रुप कहते हैं। ये होता है एप्लीकेशन लेवल पर है, क्लासिक पे नहीं होता ये काम। तो सर्वर अंदर फंक्शनैलिटी एक ही करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते किसी को एपीआई बना दिया, किसी को बैकएंड बना दिया, किसी को कुछ कर दिया, ट्रैफिक कभी इधर आ रहा कभी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लोड बैलेंसर की जो सर्वर हैं लगे हुए डेटा सेंटर्स के अंदर, ये दो तरह से लगते हैं। या तो आपने मैनुअल बना के रख दिया हो कि कम से कम मुझे 2 सर्वर चाहिए तो दोनों को इनेबल करके इसमें डाल दिया, या फिर ऑटो स्केलिंग से आपने एक बना दिया, इसके ऊपर ट्रैफिक ज़्यादा हुआ तो ऑटोमेटिकली इसी जैसा इसी की EMI से नया सर्वर बनकर इसके बराबर में खड़ा हो गया, भैया आपको ज़रूरत है तो मैं हाजिर हूँ आपकी खिदमत में, आप मुझे भी कुछ ट्रैफिक दे दो ताकि आपका लोड हल्का हो जाए। ये है वो पर्पस। लेकिन सर्वर हमेशा एक जैसे होते हैं, यूनिफॉर्म होते हैं हमेशा। ऐसा नहीं होता कि अंदर की एप्लीकेशन और चीज़ें डिफरेंट हो, पोर्ट बदल गई, नहीं, पोर्ट भी वही रहेगी क्योंकि ट्रैफिक आने के बाद अंदर कनेक्टिविटी उसी हिसाब से बनानी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है?